तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बात कर चुके थे प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में। कितने प्रकार के मूल बल होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 2 के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत चुंबकीय बल। 2 बल और रह गए थे हमारे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। बोलें तो प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में हम लोगों को जानना है। स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पे करना है, जिससे आपके जो 2 पहले हमने फॉर्मूले दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या था? F = G m1m2/r²। और हमारा विद्युत चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या था कि F = K Q1 Q2/r²। तो इसके बारे में ही हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए नॉर्मली। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक हमारा वस्तु क्या है, P वस्तु है तथा एक Q वस्तु है। क्या है? एक P वस्तु है, एक Q वस्तु है। P का द्रव्यमान मान लीजिए कि 2 किलोग्राम है और Q का द्रव्यमान मान लीजिए 3 किलोग्राम है। कितना है? 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम। और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यानी R बराबर हम लोगों की 1 मीटर है। तो इन दोनों बलों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे M1 क्या है हम लोगों का? M1 2 किलोग्राम तथा M2 क्या है? 3 किलोग्राम। हल करते हैं सवाल को। M1 है 2 किलोग्राम, M2 है 3 किलोग्राम। R बराबर आ गया 1 मीटर। और एक चीज़ और हम लोगों की है कैपिटल G, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या होता है कैपिटल G? 6.67 × 10⁻⁻11। मात्रक इसका क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हम लोगों का इसका मात्रक होता है। फॉर्मूले पे लिखते हैं F = G m1m2/r²। वैल्यू पुटअप करते हैं। G की वैल्यू हो जाएगी 6.67 × 10⁻⁻11। M1 की वैल्यू रखते हैं 2 किलोग्राम 2 और M2 की वैल्यू 3 और अपॉन लिखते हैं। R की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 6.67 क्या लिखेंगे? 6.67 × 3 2 = 6 हो जाएगा। 6 × 10⁻⁻11। और बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे हम गुणा नहीं करेंगे, कर लेंगे, करना होगा। तो 6 7 42, 2 4 6 6 36 और 4 40, 4 36 और 4 40, 40.02 × 10⁻⁻11 न्यूटन क्या आ गया? हम लोगों का आंसर आ गया। इसको आप लोग समझे कि अगर हम लोगों को 2 द्रव्यमान दे दिए जाएं तथा उनके बीच की दूरी दे दी जाए तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक आवेश का भी हम लोग सवाल देख लेते हैं। आवेश का सवाल। मान लो कि कोई आवेश Q1 है आपके पास। क्वेश्चन है, कोई आवेश Q1 है जिसका मान 3 कूलाम है। कितना है? 3 कूलाम। पॉजिटिव आवेश है। और एक मान लीजिए कि एक नेगेटिव आवेश है। कितना है? नेगेटिव। और ये भी 3 कूलाम है। ठीक है, ये भी कितना है? 3 कूलाम है। और इनके बीच की दूरी जो है वो हम लोगों की 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। बीच की दूरी 3 मीटर है, यानी R बराबर है, ये क्या है? R बराबर 3 मीटर इसके दोनों की बीच की दूरी है। और अब हम लोगों से पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो हमारा विद्युत चुम्बकीय बल लग रहा है उसको हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? F = K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁻⁻9 × Q1 की वैल्यू कितनी है? 3 है।
Q2 की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन करेंगे R हम लोग कितना मान लेंगे, मान लो 3 इसमें R भी है, ठीक है। सब तीनों क्या है 3 हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल होगा, जो हम लोगों का F आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, न्यूटन। ये हम लोगों का फोर्स आ गया। कहने की बात क्या है कि दो आवेश दिए जाएं और उनके बीच की दूरी दे दी जाए तो हम लोग उनके बीच का भी बल निकाल लेंगे सीधे सीधे फॉर्मूले पे रख के। तो फॉर्मूला रिपीट करना था, कर लिए हैं, और ऐसे सवाल आप लोगों को आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक हम लोगों का था, सबसे पहला था प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। क्या था? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल आया है, नाभिकीय आया है, ठीक है। अब नाभिकीय आया है तो नाभिक तो जरूर आएगा, ठीक है। नाभिकीय आया है तो नाभिक आएगा। और नाभिक क्या होता है? किसी परमाणु का नाभिक वह होता है जिसमें दो कण होते हैं उपस्थित। दो कौन से कण होते हैं? पहला होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। एक परमाणु आपको हम लोग बता रहे हैं, एक इस प्रकार समझ लो नाभिक है, इसमें पॉजिटिव उदासीन, पॉजिटिव उदासीन, पॉजिटिव उदासीन, पॉजिटिव उदासीन, पॉजिटिव उदासीन, पॉजिटिव, इस प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। एक नाभिक में प्लस और उदासीन कण होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, तथा जो प्रोटॉन होते हैं वो उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, इस प्रकार होते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 18, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 32। ये आप लोग आगे क्लास 10th में जान चुके हैं, ठीक है। 2, 8, 18, 32 है तो आप लोग जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमाणु जो होता है उसके नाभिक में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो एक बात आप लोग समझिए कि प्रोटॉन हमने जानते हैं विद्युत चुम्बकीय बल में कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। और ये भी जानना था कि जो हमारा फोर्स होता है विद्युत चुम्बकीय बल, ये बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। और नाभिक में एक बात समझ रहे हैं, उदासीन कण है तो उदासीन तो कोई फोर्स लगा ही नहीं पाएगा। उदासीन तो उदासीन है, वो तो उपस्थित है, उसका तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हम लोगों का प्लस प्लस जो चार्ज है ये भी उसमें बंधा हुआ है, फिर भी नाभिक टूट नहीं रहा है। और नाभिक टूटता है तो बहुत ज़्यादा विध्वंस होता है, समझे। नाभिक ही टूटता है तभी हमारा क्या होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बाद एक अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, जो परमाणु बम में होती है। नाभिकीय संलयन के कारण ही हम लोगों ने क्या किया है? परमाणु बमों को बनाया है। तो जब नाभिकीय बम यानी कि छोटा सा ही एक पदार्थ होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूरेनियम। परमाणु बम में कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है? यूरेनियम का, जो कि बहुत छोटा पदार्थ भी बहुत ज़्यादा क्या करता है? ब्लास्ट करता है। एक्चुअली उसका नाभिक बड़ा होता है और नाभिक टूटता है, इस वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। तो बात यहाँ पे सबसे बड़ी यही है कि फिर नाभिक बंधा कैसे, इतना ज़्यादा वो कठोर तरीके से कैसे बंधा, जब उसमें धनावेश है। तो अब समझ पा रहे हो कि बंधा है यानी किसी दूसरी चीज़ से बंधा है। वो दूसरी चीज़ क्या है? फोर्स है। वह क्या है? दूसरी चीज़ फोर्स है, और जिस फोर्स का नाम है प्रबल नाभिकीय बल। बात समझ में आई? एक यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय बल से भी ज़्यादा प्रबल बल, विद्युत चुम्बकीय बल भी अपने आप में प्रबल है, लेकिन उससे भी प्रबल बल यहाँ पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है, जिसने विद्युत चुम्बकीय बल को निरस्त कर दिया है तथा अपना बल उससे ज़्यादा जो है क्या कर दिया है? उस पर लगा दिया है। इस वजह से प्लस प्लस आवेश भी एक दूसरे में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। साथ में न्यूट्रॉन भी क्या हैं? उसमें जुड़े हुए हैं। बात आपके समझ में आई कि प्लस प्लस जो हमारे प्रोटॉन नाभिक के अंदर हैं वो क्या हैं? इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि विद्युत चुम्बकीय बल तो वहाँ पे काम करेगा क्योंकि धनावेश है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय बल के अलावा भी एक काम कर रहा है एक बल। वो बल कौन सा है? हमारा प्रबल नाभिकीय बल है, ठीक है। और प्रबल नाभिकीय बल इतना ज़्यादा प्रबल है इसीलिए इसका नाम प्रबल है,
ठीक है, वीक है तो वीक अभी जानेंगे कि वीक क्या होता है। तो प्रबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रबल है। तो इलेक्ट्रॉन से तो इसका कुछ लेना देना है नहीं, नाभिक से लेना देना है। और नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो हम लोग कहेंगे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल ही क्या है, प्रबल नाभिकीय बल है। एक टर्म और आप लोगों को यहाँ पे आएगा कहीं कहीं पे, वहाँ लिखा होगा कि न्यूक्लियनों के बीच में लगने वाला बल ही क्या है, प्रबल नाभिकीय बल है। तो न्यूक्लियन हम लोग नाभिक के अंदर वाले कणों को कहते हैं, और न्यूक्लियन ही क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों को हम लोग न्यूक्लियन बोल देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर से बना है न्यूक्लियन, यानी नाभिक के अंदर जो कण हैं उन्हें हम लोगों ने न्यूक्लियन नाम दिया है। नाभिक के अंदर कण कौन से हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो परिभाषा कैसे लिखनी है कि नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों के बीच में लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है, जो कि हमारे विद्युत चुंबकीय बल यानी प्रोटॉन के बीच में लगने वाले बल को निरस्त कर देता है। बात आप लोगों की क्लियर हुई। ऐसे भी लिख लेंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल ही क्या है, हम लोगों का प्रबल नाभिकीय बल है। तो यहाँ अब हम डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, बोल दिए हैं 2 बार, आप लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि न्यूक्लियनों के बीच में लगने वाला बल ही क्या है, प्रबल नाभिकीय बल है। अब चलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल पे। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल पे। अच्छा रुको, थोड़ा सा इसमें और इसके गुण भी हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी बल लिख रहे थे उनके गुण भी लिखते जा रहे थे साथ में। तो गुण क्या हैं इसके गुण क्या हैं, 2 चीजें थी। जो हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल था उसमें क्या था कि आकर्षण ही हो रहा था, और जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल था उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो रहा था। ठीक है, धनावेश धनावेश ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धनावेश ऋणावेश यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विद्युत चुंबकीय बल में दोनों थे, और उसमें क्या था, अकेला था आकर्षण बल। इसमें भी अकेला आकर्षण बल है। ठीक है, यानी क्या है, सिर्फ जो है वो जोड़े हुए है, जो हमारा प्रबल नाभिकीय बल है वो न्यूक्लियनों को जोड़े हुए है, एकदम आपस में चिपका यानी आकर्षित किए हुए है। तो यहाँ भी सबसे पहला टर्म कि ये बल ओनली आकर्षण बल होता है। दूसरा टर्म लिखेंगे कि यह बल बहुत ही लघु परासीय होता है। अल्प परासीय लिख लीजिए, यहाँ पे लघु भी नहीं लिखिए, अल्प एकदम छोटी। क्यों, क्योंकि यह जो बल होता है यह बल सिर्फ हम लोगों को नाभिक के अंदर देखने को मिलता है और न्यूक्लियनों के बीच में देखने को मिलता है। किसी परमाणु को भी देखना संभव नहीं है नग्न आँखों से, जब हम लोग माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब उसको देख पाएंगे। फिर नाभिक को देखना तो असंभव सा है। नाभिक भी हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े परमाणुओं के नाभिक देखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है, बहुत छोटा है नाभिक हमारा। और उनके बीच में जो हमारे प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को तो देख लिए हैं आज तक, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक थ्योरी दी गई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, तो वो थ्योरी सारी सिद्ध हो रही हैं। तो ऐसा उसके साथ अपनापन है कि ये हम लोग मान लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, नग्न आँखों से नहीं देखा है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि प्रोटॉन बहुत छोटा है और नाभिक भी बहुत छोटा है, तो नाभिक के बाहर नाभिकीय बल नहीं होता है, यानी ये बहुत ही अल्प परासीय होता है। सिर्फ नाभिक के अंदर जितना परास होता है, परास मतलब दूरी होती है, यानी बहुत छोटी दूरी के लिए सिर्फ नाभिक के अंदर के लिए होता है। तो अल्प परासीय क्या हो जाएगा कि यह बल सिर्फ अल्प परासीय होता है, यानी बिल्कुल छोटी दूरी नाभिक के अंदर ही ये लग पाता है। पहला गुण कि आकर्षित होता है, दूसरा यह अल्प परासीय होता है। तीसरा बल आप लोग लिख लेंगे कि यह व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता है। ये व्युत्क्रम वर्ग क्या होता है, ये तीसरा टर्म हम आपको लिखवा दे रहे हैं। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा कि यह व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। अब व्युत्क्रम वर्ग क्या होता है, हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला लिखा था वो Gm1m2/r² लिखा था, यानी बटे में क्या था, r² था, यानी r² जो था वो वर्ग था, दूरी का वर्ग था, तथा वो व्युत्क्रम में था, यानी r की दूरी बढ़ेगी तो बल हमारा घटेगा और बहुत तेज़ी से घटेगा, क्योंकि r वर्ग है, यानी 2 है तो वो 4 गुना, 3 है तो वो 9 गुना घट जाएगा। ठीक है,
तो क्या होगा यहाँ पे कि व्युत्क्रम वर्ग, इसमें भी वर्ग था अपॉन में व्युत्क्रम वर्ग, और हमारा जो फॉर्मूला था विद्युत चुम्बकीय बल का उसमें भी था कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वहाँ भी वर्ग था, वो भी अपॉन में, यानी व्युत्क्रम था। व्युत्क्रम इसमें भी था कि इसमें भी दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, यही व्युत्क्रम वर्ग है। लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा गुण क्या हो जाएगा कि यह व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता है। बस 3 गुण आपके लिए बहुत क्या है, ठीक है, जरूरी हैं, हो गए। अब अगला चलते हैं हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स पे, यानी दुर्बल नाभिकीय बल पे, कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। आप लोग बोर नहीं होएंगे, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कभी कभी सीरियस होना ही बहुत ज़रूरी है। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल भी नाभिक में था और यहाँ भी नाभिकीय है, तो ये भी नाभिकीय ही होगा। तो कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं नाभिक के अंदर, उनमें से एक घटना हमारी है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मैडम क्यूरी तथा मैडम प्यूरे ने क्या दिया था, इसका सिद्धांत दिया था। तो रेडियो एक्टिवता क्या होती है, जब हमारे नाभिक का वेट बढ़ने लगता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसके अंदर प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो नाभिक का आकार बढ़ जाएगा। एक चीज़ आप लोगों ने वहाँ पढ़ी थी कि यह क्या होता है, बहुत ही अल्प परासीय बल होता है। तो नाभिक के ऊपर जो प्रोटॉन होते हैं, यानी जो कण होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ा सा जो हमारा प्रबल नाभिकीय बल होता है वो वहाँ पे कार्य नहीं कर पाता है, या उसमें कुछ खराबी आ जाती है, ठीक है। इस बात को मानो कि वहाँ क्या हो जाती है, कुछ खराबी हो जाती है। सब लिखना नहीं है खराबी, है सब समझने के लिए है। तो क्या है कि जब नाभिक का आकार बड़ा हो जाता है तो उस नाभिक में से 2 चीज़ें निकलती हैं। एक निकलता है एंटी न्यूट्रोनो, एक कण का नाम है, क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, और एक कण हम लोगों का है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते ही हैं, इससे तो अच्छी तरह से क्या है, परिचित हैं। एंटी न्यूट्रिनो तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों में से निकलता है। अगर पदार्थ बोलें तो उसके नाभिक से निकलता है, ठीक है। पदार्थ किससे बना होगा, परमाणुओं से बना होगा, परमाणुओं के बीच में नाभिक होगा और नाभिक से ही निकलेगा, ठीक है। तो नाभिक से क्या निकलेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा इसमें नीचे लिख लीजिए कि एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है। एंटी न्यूट्रिनो एक कण होता है जो कि द्रव्यमानहीन होता है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता लेकिन इसमें ऊर्जा होती है। और जब द्रव्यमान नहीं होता तो आवेशहीन भी होगा। तो द्रव्यमान तथा आवेश नहीं होता है, ऊर्जा होती है और संवेग संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करता है, उस कण को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एक नया कण है, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कण पता चलते रहेंगे, उनके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है, स्टडी करते जाएंगे, जानते जाएंगे। तो एंटी न्यूट्रिनो तथा इलेक्ट्रॉन निकलता है रेडियो एक्टिव पदार्थों से, जिसे हम लोग बोलते हैं बीटा डीके। बोले तो बीटा 6, हिंदी में क्या बोलें, डीके को 6 बोलेंगे तो बीटा 6 बोलेंगे। और बीटा 6 एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जो हम लोग क्लास 12th में रेडियो एक्टिवताएँ पढ़ेंगे। और 30% सिलेबस हट गया है इस साल, तो जो बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। कौन सा, रेडियो एक्टिवता, जो आपके आगे के सिलेबस में आएगा। जो भी लोग नीट की, जेई की तैयारी करेंगे, वहाँ पे ये रेडियो एक्टिवता बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ना, अगर आप लोगों का सपना होगा जेई और नीट में करने के लिए। और 11th में भी शायद कोई कोर्स हटा है तो उसको हम लोग हटाएंगे नहीं, पूरा का पूरा NCERT लेके चलेंगे। 30% भी आप लोग उसमें पढ़ लेंगे। अब बोर्ड तो है नहीं कि टेंशन है, तो पढ़ना ही है, साल भर तो पूरा मिल ही रहा है, तो पढ़ते चलेंगे। और आप लोग देखते जाएंगे कि ये टॉपिक नहीं है तो हम पढ़ा रहे होंगे तो उसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे स्किप कर देना या उस वीडियो को ना देखना, आगे वाला देख लेना, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरा सिलेबस 100% पढ़ाएंगे। तो 11th का कोई भी टॉपिक हम जो है नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एंटी न्यूट्रिनो जो कण होता है, एंटी न्यूट्रिनो वो क्या होता है, द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण होता है। तथा इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानती हैं। तो ये 2 कण एक नाभिक से निकलते हैं और कंटिन्यू निकलते रहते हैं, ठीक है। और वो जब तक वो नाभिक क्या हो जाता है, छोटा नहीं हो जाता। द्रव्यमान में, इलेक्ट्रॉन में तो द्रव्यमान होता है कि नहीं, लेकिन ये हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है।
एंटी न्यूट्रिनो। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है तो अगर उसके आसपास जाएंगे तो आप लोग बीमार ही पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को कहते हैं कि जो मोबाइल होते हैं और भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें जो होती हैं, जब वो ख़राब हो जाती हैं, इनमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। तो जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, ऐसे किसी खुले जो है कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे वातावरण के लिए, और वातावरण हमारे लिए है, तो अगर वातावरण दूषित होगा तो हम लोग भी क्या होंगे, बीमार होंगे। इसलिए कहते हैं कि खुले में ये सब सामान नहीं फेंकने चाहिए। किसी के पास रेडियो हो, टीवी हो, मोबाइल हो, अगर ख़राब हो जाए तो उसके सामान को, पार्ट्स को ऐसे ही खुले नहीं फेंकना चाहिए, ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, गाड़ देंगे, ठीक है। तो क्या है कि अब ये समझ गए आप लोग, बीटा 6 समझ गए, और बीटा 6 अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वो होता है धनात्मक बीटा 6 होता है, ऋणात्मक बीटा 6 होता है, वो समझिए। अब बीटा 6 के बारे में इतना ज़्यादा हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एक आने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे दुर्बल नाभिकीय बल, कि कुछ नाभिकीय घटनाओं में, कुछ नाभिकीय घटनाओं में, नाभिकीय घटनाओं में, जैसे बीटा 6 आ गया, बीटा 6 आदि में दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करता है। दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करता है, ठीक है। ये कारण के हिसाब से हम लोगों ने इसकी परिभाषा दे दी कि जो नाभिकीय घटनाएं कुछ होती हैं, जैसे बीटा 6 हो गया, रेडियो एक्टिवता हो गई, इनमें कौन सा बल कार्य करता है, हमारा दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करता है। अब दुर्बल नाभिकीय बल के भी कुछ गुण लिख लेते हैं। तो यह भी हमारा लघु परासीय है, बहुत ही छोटा इसका परास होता है, अल्प नहीं कहेंगे लेकिन लघु जरूर कहेंगे, ठीक है। तो पहला आप लोग गुण लिख लेंगे कि यह एक लघु परासीय बल है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे कि यह जो है हमारा आकर्षण बल है, यह भी आकर्षण बल है। ये क्या है कि हमारे प्रोटॉनों को, जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, उनको आकर्षित करता है, लेकिन इतना वीक होता है कि वो निकल जाते हैं अपने, जो है उसमें भी अपनी खुद की एनर्जी होती है। जो हमारा एंटी न्यूट्रिनो होता है उसमें एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन में भी होती है, तो वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, उनको रोकने की कोशिश तो ये भी करता है ये बल। तो ये क्या है कि जो घटनाएं होती हैं उनमें दुर्बल नाभिकीय बल होता है। तो पहला गुण क्या होगा कि आकर्षण बल है, दूसरा बल होगा कि लघु परासीय बल है। तीसरा बल आप लोग लिख लीजिए, तीसरा इसमें गुण कि है विद्युत चुंबकीय बल तथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम तीव्रता वाला होता है। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है उससे, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उससे ये कम तीव्रता वाला होता है, ठीक है। और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे ज़्यादा तीव्रता वाला गुण होता है। दो गुण यहाँ पे हो गए। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा तीव्रता वाला ये हमारा दुर्बल नाभिकीय बल होता है, तथा विद्युत चुंबकीय बल तथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये क्या होता है, कम तीव्रता वाला बल होता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब अगर एक सवाल आपका आ जाए कि जो हमारे मूल बल होते हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखो, उनकी तीव्रताओं के हिसाब से उसको क्या करो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो सबसे कम तीव्रता वाला गुण कौन सा है, बल कौन सा है, वो हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा हम लोगों का है दुर्बल नाभिकीय बल। इससे बड़ा कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। और इससे बड़ा कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल। तो आप लोग ये जवाब दे ले जाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम परास का, उससे बड़ा दुर्बल नाभिकीय बल,
उससे बड़ा विद्युत चुम्बकीय बल, उससे बड़ा प्रबल नाभिकीय बल, ये हम लोगों का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। इसको लिख लेंगे और रब करते हैं। एक छोटी सी चीज़ और जानिए, कुछ कण होते हैं जिनके कारण, ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन बता रहे हैं कि कुछ कण होते हैं जिनके कारण ये सारे बल क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये क्या बात हुई जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक प्रकृति में एक कण होता है ग्रेविट्रॉन। क्या होता है? ग्रेविट्रॉन। आप लोग देख लो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कौन से कण से होता है? ग्रेविट्रॉन। इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं पहला। दूसरा कौन सा था? प्रबल नाभिकीय। दूसरा था हमारा विद्युत चुम्बकीय बल। एक कण होता है फोटोन। ठीक है, क्या होता है? फोटोन। इन कण के कारण क्या होता है? ये बल होता है। जो हमारे आवेशित कण होते हैं इनके बीच में फोटोन होता है, जिसके कारण ही विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न हो पाता है। ठीक है, तो फोटोन के कारण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है। तीसरा जो होता है प्रबल नाभिकीय बल। ये क्या होता है? मैसोन्स एक कण होते हैं। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियनों के बीच में होते हैं। एक बात समझना, हमने कहा था कि एक कण ए है और एक कण ए है और एक कण ए है। तो मान लीजिए कि इनको हमको चिपकाना है, तो क्या करेंगे? कोई कण है, कागज के गोले, मान लो कागज के गोले हैं, 3 कागज के क्या हैं? गोले हैं। इनको चिपकाना है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपकाना है। क्या करेंगे? गम लगाएंगे, उससे ज़्यादा फेविक्विक लगाएंगे, यही सब चीज़ें लगाएंगे। तो जो मैसोन्स है वो हमारे न्यूक्लियनों के बीच में उपस्थित एक ऐसा कण है जो इन सारे कणों को कनेक्ट किए हुए है। बात समझ में आई कि ये सारे कणों को क्या किए हुए? कनेक्ट किए हुए हैं। इसीलिए मैसोन्स क्या है? हम लोगों का एक रीजन है प्रबल नाभिकीय बल का। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल मान लो कि ये गम ही है। मैसोन्स क्या है? एक गम की तरह कार्य कर रहा है वो कण, जो देखो छोटा सा कण है और वो क्या कर रहा है कि वो न्यूक्लियनों के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या है हम लोगों का? चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। वो दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो होता है बोसोन्स भी एक कण होता है जो कि हमारा दुर्बल नाभिकीय बल का क्या होता है? कारण होता है। ये भी हमारे नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। तो इतना आप लोग क्या हो गए? समझ गए। और हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। कुछ ऐसे सवाल भी आप लोगों के आ सकते हैं, जैसे लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसी चैप्टर से आ सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो हम लोग आपको बता देते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला होता है ईंटा पर नाच। क्या होता है? शायद उसमें पढ़े भी होंगे, ईंटा पर नाच। आप लोग छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। टा का मतलब होता है टॉमसन। क्या होता है? टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे एक टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और पा का मतलब हो गया प्रोटॉन और रा का मतलब होगा रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और ना का मतलब होगा न्यूट्रॉन, चा का मतलब हो गया चैडविक। तो एक हमारे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक व्यक्ति ने या वैज्ञानिक ने की थी। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। इस हिसाब से भी कुछ सवाल आ सकते हैं। कुछ आविष्कार दिए जाएंगे कि हमारे भारत के प्रथम भौतिकी के नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग लिखेंगे डॉक्टर सी.वी. रमन। ये क्या होंगे? इस प्रकार से आप लोगों के सवाल आ सकते हैं। एक सारणी दी गई है आपकी किताब में, एनसीईआरटी में, और भी जो रेफरेंस बुक लिए होंगे उसमें एक सारणी दी गई है। उसमें आविष्कार लिखे हैं बड़े बड़े कि न्यूटन के गति के समीकरण किसने दिए? न्यूटन ने। और उसके वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं।
थोड़ा उसको पढ़ लेंगे और जो प्रमुख प्रमुख जो हमारे आविष्कार होंगे उनको आप लोग याद कर लेंगे और ये चैप्टर क्या हो गया, एकदम से समाप्त हो गया। इसके बाद ये चैप्टर एकदम समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम सोच रहे थे कि एनसीईआरटी के कुछ सवाल भी करवाए जाएंगे, लेकिन वो सारे सवाल क्या हैं, एक लॉजिक बेस पे हैं। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे और पढ़ने में आपको समझ में आ जाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी ऐसा सवाल नहीं है कि आपको नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग नेट पे सर्च करेंगे और आप लोगों को वहाँ से वो सारे सवाल मिल जाएंगे। थ्योरी ही थ्योरी है, उसको यहाँ पे देने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी बेस नहीं है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें और आगे आपको बताते रहें। तो फिर भी बताएंगे, अगर जो सवाल आपको ज़रूरत होंगे तो उनको क्या करेंगे, हम ज़रूर बताएंगे और एडिटिंग भी करवाएंगे, वीडियो में यहाँ लगा दिया करेंगे सवाल और आपको बताते रहा करेंगे। लेकिन पहले चैप्टर में कोई ऐसा सवाल नहीं था जो हमें लगा कि आपको बताया जाए। तो बस लेक्चर अब यहीं तक था और अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। और अगला लेक्चर कौन सा होगा, हमारे दूसरे नंबर के चैप्टर का होगा, मात्रक एवं मापन का। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर होने वाला है और यहाँ से आपकी फिजिक्स क्या है स्टार्ट होने वाली है। न्यूमेरिकल बेस, मैथमेटिकल बेस, हर चीज़ से आपकी फिजिक्स क्या होने वाली है, रियलिटी में स्टार्ट होने वाली है। तो मजाक से नहीं, अब सीरियस होकर पढ़ेंगे और कापी किताब लेके आप लोग पहले चैप्टर का भी नोट्स क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कमेंट आप लोग कर देंगे, वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा या अगले लेक्चर में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। रेगुलर लेक्चर देखेंगे तो आपके हर सवाल का जो आप अगर कमेंट में भी छोड़ेंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। ओके, तो बस मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक है।